उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। सादर अभिवादन। राजनीति शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय भतरोज कान की ओर से मैं डॉक्टर केतकी तारा कुमैया आज की ई संगोष्ठी में आप सभी सम्मानित अतिथियों का, ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राध्यापकों का, नागरिक समाज के सम्मानित सदस्यों का, शोधार्थियों का, छात्र छात्राओं का एवं समस्त प्रतिभागियों का जो हमारे इस ई संगोष्ठी में देश भर से जुड़े हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इस ई संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए मैं माननीय प्राचार्य एवं संरक्षिका प्रोफेसर सीमा श्रीवास्तव का हृदय से आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने अपने अमूल्य सहयोग से एवं प्रोत्साहन से इस ई संगोष्ठी को सफल बनाने में हमें सहयोग दिया है। आज के व्यक्तित्व, मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता श्री जगमोहन जी परिचय के मोहताज नहीं है। आप बचपन से दिल्ली में पढ़े हैं और वहीं मैस मीडिया के विद्यार्थी भी रहे। श्री जगमोहन जी अधिकारी हैं, लेकिन गौरतलब बात यह है कि एक नौकरी होने के बावजूद इन्होंने सामाजिक सरोकारों और खासकर उत्तराखंड के मुद्दों पर हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखी है और इनकी समर्पण, इनकी प्रतिबद्धता और अगाध प्रेम हम इस बात से देख सकते हैं कि इनका जो अपना चैनल है वॉइस ऑफ माउंटेन्स, ये उसके सीईओ हैं और इस चैनल के माध्यम से इन्होंने जनमानस के बीच में उत्तराखंड के दूरस्थ एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों की विकट स्थितियों को न केवल उजागर किया है, बल्कि उससे जुड़े हर मुद्दे को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया है। अभी हाल ही में इन्होंने श्री गणेश सिंह गरीब जी, जो कि चकबंदी के उत्तराखंड में जनक या पुरोधा माने जाते हैं, उनको भी अपने चैनल के माध्यम से सम्मानित किया था, जहां पर आज पूरे उत्तराखंड में भू सुधार एवं चकबंदी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जा रहा है। श्री जगमोहन जी ने चकबंदी कानून हेतु जो 2014 में जंतर मंतर में एक आंदोलन किया गया था, उसमें उसका सफल नेतृत्व किया है। अगर इनकी जीवन यात्रा को देखें तो आप पहले एनसीआर में सामाजिक कार्य करते थे, किंतु पिता के देहांत के बाद इन्होंने अपना रुख पहाड़ की ओर 1996 में करा और तब से अब तक उत्तराखंड की हर समस्या पर इन्होंने, चाहे पहाड़ की आय का हो, पर्यटन का मसला हो या चकबंदी जैसे मुद्दों का विषय हो, उस पर गहन शोध एवं अनुसंधान कर निष्पक्ष एवं जिम्मेदार रिपोर्टिंग का परिचय दिया है। आज ये गुंडरू गढ़ो, जो 52 गढ़ों में एक ऐतिहासिक जगह है, उसको पर्यटन स्थल बनाने की मुहिम में एक अग्रणी नायक हैं और लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर्यटन पर भी इन्होंने, पर्यटन को प्रोत्साहन हेतु इन्होंने गढ़ जनशक्ति संगठन भी बनाया है, जिसमें ये महत्वपूर्ण पद पर हैं, जिसके ये सलाहकार रहे हैं। आशा करते हैं कि आज की ई संगोष्ठी हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक होगी। और जैसे कि आज की ई संगोष्ठी का विषय है उत्तराखंड में भू सुधार एवं चकबंदी, हम आशावान हैं कि जिस प्रयोजन हेतु आज की ई संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, वो आप सब में न केवल ज्ञान भरेगा, बल्कि स्वाभिमान, स्वावलंबन और स्वरोजगार की ओर भी मोड़ेगा। अब मैं अनुरोध करूंगी कि आज के मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि श्री जगमोहन जी हम सभी को अपने उत्कृष्ट विचारों से अनुग्रहित करें और इस महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इस ई संगोष्ठी का आयोजन
उत्तराखंड की माटी बोले नामक संवाद श्रृंखला के अंतर्गत किया जा रहा है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सभी शिक्षकगण, सभी यहाँ पर स्टूडेंट और सभी जो लोग ऑनलाइन विभिन्न राज्यों के या पूरे उत्तराखंड के विभिन्न जगहों से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों के जो मन में भू कानून और चकबंदी से संबंधित जानकारियाँ आप जो चाहते हैं उसे मैं कुछ संक्षिप्त में देने की कोशिश करूँगा और आशा है कि मैं दे पाऊँ उनके उत्तर। सर्वप्रथम जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ से लेकर दिल्ली तक चकबंदी और भू कानून की मांग जोरों पकड़ रही है। क्यों पकड़ रही है, इसके कारण हम आपको शुरू से बता दें कि उत्तराखंड के अंदर अगर हम जो जंगल है उनको हम काट कर वहाँ बसे हुए हैं। और पहले ही ऐसा होता था कि जब हमारे ज़्यादा भाई होते थे, जिस तरह से परिवार बड़ा होता था, अगर वो गांव में जगह कम है तो दूसरी जगह पर जाके वो जंगल काट के अपने गांव बसा लिया। जब गोरखाओं को उत्तराखंड से भगाया गया उसके बाद वहाँ पर अंग्रेज़ों का कानून बना, अंग्रेज आए तो उन्होंने वहाँ पे एक कानून बनाया। उन्होंने देखा कि इस तरह से तो जंगल सारे नष्ट हो जाएंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा, तो उन्होंने जंगल अधिनियम बनाया और उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ भू कानून बनाए, जैसे कि रक्षक भूमि, ग्राम सभा की भूमि को मानते हैं और खेती की ज़मीन और जंगल, उसमें कुछ नियम बना दिए गए, कुछ रूल बना दिए गए। तो उसके बाद से आप देखेंगे कि जो गाँव पहले बसे हैं उसके बाद कोई गाँव नहीं बसा, क्योंकि जंगल अधिनियम बनने के बाद आप जंगल नहीं काट सकते। अब हुआ क्या कि उसके बाद से अंग्रेज़ों ने दो तरह से काम किया। एक तो जो भूमि सुधार थे उसमें नियम बना के बीच में उन्होंने इस तरह से किया कि जो रक्षक भूमि रखी हुई थी, जिसके पास भूमि कम हो जाती थी उसको दी जाती थी। और आप ये देखेंगे कि 1815 से लेकर आज़ादी तक, जब तक अंग्रेज यहाँ थे, उन्होंने 11 बार हमारे पहाड़ में भूमि बंदोबस्ती की। लेकिन विडम्बना देखिए कि 1962 में आज़ादी के बाद एक ही बार हमारे यहाँ भूमि बंदोबस्ती हुई है, वो भी आधी अधूरी लागू नहीं हो पाई है। और यानी कि आज़ादी के बाद से अगर हम माने तो हमारे यहाँ भूमि बंदोबस्ती नहीं हुई है। यानी कि हम ये माने कि तब से हमारी कितनी पीढ़ियाँ आई, हमारे पास ज़मीनें कम होती चली गई, बंटवारे सटवारे होते चले गए। पहाड़ में हम लोग जब खेती कम होने लगी तो प्लान करने लगे, अगर तब से भूमि सुधार वहाँ हुआ होता, भूमि बंदोबस्ती की होती, तो शायद हम लोग वहाँ पे रहते। तो अब कानून ये बनने जा रहा है, या मांग जो हो रही है, जो मांग काफ़ी सालों से भी है कि हमारे यहाँ पे जो भाई, ताकि वो उस पर खेती करें और जो वैज्ञानिक स्तर की खेती है वो उस पर हो पाए। यानी कि जो बंटवारे सटवारे में खेती कम होती चली गई है, लोग भाई ज़्यादा होते चले गए, तो अब वो कहीं जंगल तो काट नहीं सकते, दूसरी जगह गाँव बसा नहीं सकते। तो भू कानून बनाकर ये है कि उस पर रोक लगाई जाए, भारी लोगों को ना दिया जाए, गांव में समूह बनाया जाए, खेती कम है तो वाणिज्य स्तर की खेती और जो सरकारी योजना है उस पर लगी। अभी क्या हो रहा है कि जो योजनाएं हैं जिस तरह से आ रही हैं, छोटी छोटी जगहों पे नहीं हो पा रही है, छोटे छोटे खेतों पे, बिखरे खेतों पे नहीं हो पा रही है। तो मांग ये है कि कुछ इस तरह का कुछ उसमें नियम बनाए जाएँ, जैसे 243 की बात करें या 254 की बात करें, इनको जो अभी 2-3 साल के अंदर ये धाराएँ बदली गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अभी है अपना कानून नहीं बन पाया है। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश भू कानून 1950 चलता है, तो उसके 243 और 254 में जो संशोधन किए गए हैं वो भारी लोगों के लिए गए, हमारे लिए नहीं। तो हमें चाहते हैं कि उनको फिर से वापस लिया जाए और 371-35A जैसी धारा उसमें लगाई जाए, जैसे कि हिमाचल में भी है कि आप बाहर का आदमी वहाँ ज़मीन नहीं कर सकता, वहाँ का आदमी ही वहाँ डेवलपमेंट करेगा। इससे क्या होगा कि वहाँ के आदमी को वहाँ काम करना पड़ेगा। अब मैं छोटी सी एक बात कहूँ कि जब हिमाचल के अंदर हुआ, मैं जब छोटा था यहाँ पढ़ता था, मेरे साथ कम से कम 10-15 परिवार यहाँ पे पढ़ते थे, जिनमें SBI में हो या किसी बैंक या सरकारी कार्यालय में जॉब करते थे। परंतु जब परमार जैसे मुख्यमंत्री वहाँ मिले, उन्होंने वहाँ पे चकबंदी और भू कानून बनाया, तो आज की डेट में मैं ये देखता हूँ कि मेरे साथी जितने लोग पढ़ते थे वो सबके सब हिमाचल चले गए वापस, यानी वहाँ रिवर्स प्लान हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में इसका उल्टा है अभी। तो ये तो है भू कानून की, इसमें नियमावली बनाई जाए, कुछ नियम बनाए जाए भू कानून के। दूसरा चकबंदी जो है, चकबंदी का एक ही है, हम आपको बता दें, पहाड़ में रह रहे लोगों को शायद चकबंदी नया लगता है, लेकिन चकबंदी जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। हमारे पहाड़ को छोड़ के अगर हम देखें, हमारे उत्तर वहाँ चकबंदी हुई है बार, लेकिन हमारे यहाँ आज तक चकबंदी नहीं हुई है। हमारे यहाँ बिखरे खेत हैं, हमारे यहाँ ऊपर के खेत है, एक नीचे है, एक इधर है, एक उधर है। मतलब हम अगर कोई ये देखें कि हम
अपनी छोटी सी जगह में एक बागवानी करना चाहते हैं, अगर हम 300-400 पेड़ लगाते हैं कम से कम, कमर्शियल बेसिस की बात करें, तो वो हमें कम से कम 10-12 खेतों को अलग अलग जगहों में लगाना पड़ेगा, अलग अलग जगह पानी, अलग अलग जगह हमारा इतना फिजिकल वर्क हो जाएगा कि हम उसकी देख रेख नहीं कर सकते। यानी कि वो खेतें हमारे अगर एक जगह होते, यानी 20 नाली ज़मीन है, 10 नाली या 5 नाली पे हम कुछ करना चाहते तो एक ही जगह में हो सकता था, एक ही जगह में हल, एक ही जगह में बैल, एक ही जगह में सब कुछ हो सकते थे। लेकिन अब हमें वो हल भी, बैल भी, पूरा सामान खेतों में ले जाना पड़ता है। फिर वहाँ से 3-4 खेत ऊपर दूसरा है, 10-15 खेत ऊपर तीसरा है, तो वो एक फिजिकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे चकबंदी ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि चकबंदी, फैले हुए खेत जो है हमारे, अगर चकबंदी होती है तो एक ही जगह में होने से हम उसको ताड़ बाड़ से रक्षा कर सकते हैं। यानी एक चेक हमारा है, एक दूसरे का, एक तीसरे का, एक चौथे का, सारे के सारे लोग अपने अपने चेकों की निगरानी कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, जैसे प्लान हुआ है, अब एक खेत मेरा है, एक दूसरे का, एक तीसरे का, एक चौथे का है। एक आदमी खेती करना चाहता है लेकिन 3 आदमी खेती नहीं कर रहे, तो एक खेत ऊपर जो उसका है अपना कर रहा है, 2 खेत नीचे बंजर है, तीसरा है। तो अब जानवर क्या है, बंजर खेत पर तो क्या करेगा, जो अनाज हो रहा है उसी में जा रहा है। तो ये है चकबंदी की मांग कि हमें एक जगह पे दी जाए। लेकिन ये दोनों पार्ट जो कहे, भू कानून और चकबंदी, दोनों ही पार्ट ऑफ भूमि बंदोबस्ती के जुड़े हुए पार्ट है। वो भूमि बंदोबस्ती, भूमि सुधार जिसे कहा जाता है, उसी से ही जुड़े हुए पार्ट है। ये मांग है। आप और हम जोत के मालिक है। जोत बोले तो अगर हल लग रहा है तो हमारा, हल नहीं लग रहा तो सरकार का। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। क्यों, देखिए मैं तथ्य पे बात करता हूँ, मैं किताबों में लिखी हुई बातों पे ज्यादा वो नहीं करता। नाली सार सुना होगा कुमाऊं के अंदर, 800 नाली जमीन जिंदल को दे दी गई, ग्राम सभा की जमीन और गांव वालों की जमीन मिला के। क्विट केस चला, जनता मंदिर बैठे, मैं भी बैठा, न्यूज कवर करी थी हमने, उसने बहुत हमने किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि केस चला गया कोर्ट में। अब नालीसार वालों ने केस किया, हमारी जमीन है, जिंदल ने 800 एकड़ जो जमीन खरीदी उसने बाउंड्री भी कर दी है, जबकि बीच में रास्ता था, बच्चे आते थे स्कूल, आना जाना, कई चीजें थी। लेकिन जिंदल ने वहां बाउंसर खड़े कर दिए, अपने जाट कुत्ते रख दिए, गाँव वालों को बोल दिया इस बाउंड्री के अंदर आपने आना नहीं है, आप चाहे 2 किलोमीटर घूम के जाओ अपने गाँव में। कोर्ट में सरकार ने क्या दिया अपना कि भैया ये जमीन गांव वाले कर नहीं रही थी, बंजर पड़ी थी, हमने इसको उपयोग में लाए हैं, हमने यूज किया है इसको। सो मतलब आपकी जमीन अगर आज बंजर हो गई है, सरकार इस तरह से कर सकती है, जबकि अभी ऐसा है नहीं। हो सकता है अगर चाहे, और ये हो रहा है, जिंदल को चलेगी तो और को भी तो गई है। भाई आप देखिए, चौखटिया माची मछखाली पूरा बिक चुका है। कैसे बिक रहा है, जब हमारा 1962 से भू कानून नहीं बना है तो कैसे। देखिए हमारे अभी मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर जो, मैं इसलिए कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, हमारा जो भू कानून है उत्तर प्रदेश का, हमारा अपना नहीं है, हमारी अपनी तो अभी कोई नीति नहीं बनी है। जो हमने अभी लड़ाई भी लड़ी थी, पीछे मैंने एक लाइव शो भी किया था। 143 से 154 156 जो धारा थी भू कानून उत्तर प्रदेश भू अधिनियम की, 143 में क्या था कि पहले खंडूड़ी जी के टाइम में 250 की एक जमीन आप उत्तराखंड में ले सकते हैं, राइट। ये आपने सुना हो, कुछ लोगों ने अगर सुना हो तो। उसमें फिर बाद में अमेंडमेंट कर दिया कि आप 2.5 एकड़, मतलब 12.5 एकड़, सॉरी वो बाद में हुआ 12.5 एकड़ का, और उसके बाद आप उसको कर दिया अनलिमिटेड। यानी कि कोई भी आदमी, देखिए एक तो होता है उत्तराखंड का लेना, एक है कि बाहर का आदमी, मतलब बाहर का आदमी भी उस पर जमीन लेके 12.5 एकड़ लेकर वहां ले सकता है, भारी आदमी भी। ये एक बहुत बड़ा मतलब वो चल रहा है। तीसरा, उसमें 154 धारा जो इन्होंने अभी चेंज करी भू कानून में, उसमें ये किया गया है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको लैंड यूज करके आप मतलब किसी भी चीज में कर सकते हो, उसको कमर्शियल दिखा सकते हो, उसको आप कुछ भी दिखा सकते हो, मतलब ये भी आप तब्दील कर गए हैं। 156 जो है उसमें क्या कर दिया, उसमें भी बदल दिया, जो भू कानून था उसमें ये बदल दिया कि 30 साल तक आप लीज पे भी ले सकते हो किसी जमीन को आप। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो 30 साल तक लेने का क्या मतलब है, मतलब किसी को, हम तो ये कहते हैं कि हमारे गाँव के अंदर ही एक समिति बना दी जाए और गाँव वालों को ही वो चीज दे दी जाए, तो शायद वो ज्यादा बेटर उसमें काम कर सकते हैं। हमारे अपने दादा परदादा की जमीनें कैसे जाने दे। अब कुछ चीज मैं और आपको बताना होगा, चकबंदी जो हमने 2014 से शुरू की थी, जो आज तक लड़ाई चल रही है। अब हम लोगों में क्या होता है, देखिए आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग है सब पेट के प्लान करने वाले। प्रतिभा प्लान हमेशा वापस जाता है अपने एरिया में, पेट का प्लान कभी वापस नहीं जाता, ये आप देख लीजिएगा। और हमारा पेट का ही प्लान हुआ है मैक्सिमम। तो क्या आप और हम दोबारा जाएंगे वहां, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन हम जो लड़ रहे हैं वो अपने ही भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। आपका भाई वहां पे रहता है, आपकी चाचा ताऊ के हैं, कई लोग हमें इतना यहाँ पे आते हैं कि हमारे बच्चे को नौकरी लगा दो। कुछ कितने लगाओगे, 10-15 हजार की नौकरी, उससे ज्यादा की तो हम अपनी जमीनों पे कर सकते हैं। तो 2014 से अब तक की जो लड़ाई है तो संक्षिप्त है। मैं कुछ कारण बता दूं आपको, जो क्वेश्चन इसमें मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, कहीं भी कोई जानकारी हो किसी अन्य राज्यों की, जितनी जानकारी मुझे होगी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मैं जानता हूँ अध्यापकगण इसमें विभिन्न राज्यों के भी हैं।
परंतु उत्तराखंड में इस वक्त जिस परेशानी से जूझ रहा है, हमें उस पर ज़्यादा चिंता है, उस पहाड़ की। क्योंकि देखिए, पहाड़ बचेगा, पहाड़ में खेती होगी, पहाड़ में अगर लोग रहेंगे तो पर्यावरण उससे और अच्छा होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बंजर जो खेत है, मैक्सिमम जो हम पौड़ी का इलाका देखें, जैसे निकल जाएँ दुशांत अल्मोड़ा का इलाका देखें तो पूरा बंजर है। अब वो पानी जो है वो पूरा खेतों में ना जाकर सीधा नदियों में चले जाता है। अगर पहाड़ में पानी नहीं रुक रहा तो पेड़ कहाँ से होंगे? आग लग रही है जिस तरह से, आप देखेंगे पानी नहीं है पहाड़ों में तो आग बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। खेती होगी, ज़मीन में खेती हो रही है, हल लग रहा है तो पानी अंदर ज़मीन तक जाएगा, पेड़ पौधे आएंगे। इससे हमारा ही अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का इसका फ़ायदा है। पानी मिलेगा पूरे देश को, तराई क्षेत्र को, बिजली है, कई चीज़ें हैं, लकड़ी है, ऑक्सीजन है, कई चीज़ें मिलेंगी, इससे ये फ़ायदा है। तो आप लोग जो भी प्रश्न करना चाहे कह सकते हैं। मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप देख सकते हैं, मैसेज आ रहे हैं, उसमें मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, साइड है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आप चाहें। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा